नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको रोज़ नई नई पारिवारिक और सामाजिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। हर कहानियों से आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा और कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि कहानियाँ हमारे समाज का दर्पण होती है और कहानियों के माध्यम से नित हमारे सामने नई नई चुनौतियाँ उजागर होती हैं, कुछ समाज की और कुछ परिवार की। हमारी आज की कहानी है, तुम्हारे माँ बाप ने ऊजड़ गवारों की तरह मेरे मेहमानों के सामने आकर मेरी नाक कटा दी। उफ, सुबह सुबह ये कौन आ गया? सुनिधि ने झल्लाते हुए दरवाजा खोला। अरे पापा मम्मी, इतनी सुबह फोन क्यों नहीं किया? सौरभ एयरपोर्ट आ जाते आपको लेने। वो झुक के उनके पैर छूते हुए बोली। बस बेटा, हमने सोचा सरप्राइज देंगे। सुबह सुबह तो बच्चे भी घर में होंगे और सौरभ भी। कमला देवी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली। आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। बैठिए ना पापा, तुम जाके सबको उठाओ, चाय मैं बनाती हूँ। नहीं मम्मी, आप थकी हुई हैं, आराम कीजिए। कर लो बात, प्लेन मैं थोड़े ही उड़ा के लाई हूँ, कमला देवी बोली। तो सुनिधि हंस दी। अच्छा आइए, चलो आप भी बाथरूम जाके फ्रेश हो जाइए, वो अपने पति सुधीर से बोली। दादा दादी को देखकर सौम्या और शिवम बहुत खुश हुए। चाय पीने के बाद सुनिधि नाश्ता बनाने लगी तो कमला देवी भी उसका हाथ बटाने पहुंच गई। आप आराम करो ना मम्मी, मैं बना लूँगी, मुझे भी कुछ करने दे। अच्छा लीजिए, आप ये उबले हुए आलू छील दीजिए। कोई काम वाली नहीं है ना मम्मी? वही राधा, पिछले साल भी वही थी ना जब आप आए थे। 10 बजे आती है झाड़ू पोछा करने और तीनों बाथरूम धोने। बर्तन कपड़े और डस्टिंग कौन करता है? मैं ही करती हूँ। कपड़े तो मशीन में धुल जाते हैं, बर्तनों में क्या समय लगता है? थक नहीं जाती? खाना भी बनाना होता है, उसमें क्या समय लगता है मम्मी? सुबह बच्चे और सौरभ नाश्ता कर जाते हैं और लंच ले जाते हैं, फिर बच्चे 4 बजे आते हैं। अच्छा चल, 4 दिन तो मैं तेरी मदद कर दूंगी। बस 4 दिन? आप और पापा 1 साल के बाद तो आए हैं यहाँ, मैं आपको इतनी जल्दी नहीं जाने देने वाली। अच्छा पापा, नाश्ते में क्या लेंगे? कुछ भी जो घर में बना हो। पर पापा को तो डायबिटीज़ हो गई है ना, उन्हें परहेज करना चाहिए। करते हैं जितना हो सके। अच्छा चलो, मैं उनके लिए आलू की जगह सादा पराठा बना दूंगी। सादा क्यों मम्मी? मैं उनके लिए मेथी वाला पराठा बना दूंगी। ठीक है बेटा। नाश्ते की टेबल पर बच्चों ने जिद की कि आज दादी खिलाएंगी नाश्ता, तो कमला देवी फौरन उन्हें खिलाने बैठ गईं। एक कौर सौम्या को खिलाती और एक कौर शिवम को। चिड़ियों की कहानी सुनाते सुनाते उन्होंने दोनों को भरपेट नाश्ता करवा दिया। दोनों के टिफिन में सैंडविच पैक कर सुनिधि उनके बैग में रखते हुए बोली, मम्मी मैं इन दोनों को स्कूल बस में बैठा के अभी 10 मिनट में आती हूँ, तब तक आप आराम कीजिए। आधे घंटे बाद सौरभ और पापा भी खाने की टेबल पर आ बैठे। सुनिधि ने मम्मी को भी बैठने को कहा और रसोई में चली गई। कुछ ही देर में वो गर्मा गर्म पराठे बना लाई, मेथी के पराठे और दही। वाह भाई, इसे कहते हैं नाश्ता, पापा खुश होते हुए बोले। आपने दवा तो ले ली है ना पापा? सौरभ ने पूछा। हाँ, थोड़ी देर पहले ही ली है, वो नाश्ता करते हुए बोले। और ब्लड टेस्ट कब करवाया है? वो तो, उन्होंने कमला देवी की ओर देखा। इन्हें क्या याद रहता है, हो गए 3 महीने। ठीक है, मैं कल दोपहर में दुकान जाऊंगा, कल ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा, और बाकी टेस्ट भी करवा लेना, मम्मी के भी, सुनिधि ने सौरभ से कहा। अरे मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान करे आप हमेशा ठीक रहे मम्मी, पर इस उम्र में चेकअप करवाते रहने चाहिए, है ना? सुनिधि उनकी ओर दही बढ़ाती हुई बोली। ठीक है, जैसा तुम दोनों ठीक समझो। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ये राधा आज बड़ी जल्दी आ गई, अभी तो रसोई का काम बाकी है, सुनिधि उठ के दरवाज़ा खोलती हुई बोली। सामने भूरे रंग की रिक्शा ड्राइवर की वर्दी पहने एक 35 वर्षीय युवक खड़ा था। कहिए, किससे मिलना है? जी, वो अंकल आंटी जी आए थे ना सुबह 6 बजे। हाँ तो? जी, उनका ये थैला रह गया रिक्शा में। मैं रात में रिक्शा चलाता हूँ तो उन्हें छोड़ के घर चला गया। नहा धो के बच्चों को स्कूल छोड़ने निकला तब देखा। ओह माफ़ कीजिएगा, देर हो गई, बच्चों को समय पर स्कूल छोड़ना ज़रूरी था, उन्हें छोड़ते ही आ गया। धन्यवाद भैया, आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपका किराया लाती हूँ। नहीं बहन जी, किराया तो स्टेशन से जितना बनता है अंकल जी ने दे दिया था, ये तो मेरा फ़र्ज था।
स्टेशन? कौन सा स्टेशन? निज़ामुद्दीन स्टेशन। वहीं से ना आए हैं अंकल आंटी? जी जी धन्यवाद, एक कप चाय पी जाइए। शुक्रिया बहन जी, घर जाके सोऊंगा, चाय के बाद नींद नहीं आती। वो हाथ जोड़कर निकल गया। दरवाज़ा बंद कर सुनिधि जब लौटी तो सब नाश्ता कर चुके थे। अरे बेटा, किससे बातों में लग गई थी? तेरा पराठा तो ठंडा हो रहा है। कोई आपका ये थैला देने आया था। उसने थैला टेबल पर रखते हुए मम्मी पापा को गौर से देखा। वो दोनों झेप कर कनखियों से एक दूसरे को देख रहे थे। कौन दे गया? सौरभ ने पूछा। रिक्शा वाला। रिक्शा वाला? आप टैक्सी से नहीं आए क्या मम्मी पापा? अरे बेटा, वो क्या था ना कि टैक्सी उस समय थी नहीं तो हमने रिक्शा कर लिया। पापा ने नज़रें दूसरी ओर घुमाते हुए कहा। 2 बैग उठा के इतनी दूर रिक्शा स्टैंड तक कैसे गए पापा? सुनिधि ने सीधे सीधे पूछा। धीरे धीरे चल दिए, बैगों में व्हील है ना। पापा प्लीज़, मुझे मालूम है आप प्लेन से नहीं ट्रेन से आए हैं, वो भी 3rd क्लास में। ये रही टिकट। सुनिधि ने थैले के बाहर वाली जेब से झांकती टिकट दिखाते हुए कहा। क्या? ऐसा क्यों पापा? सौरभ हैरान भी हुआ और परेशान भी। वो बस ऐसे ही। पापा कुछ बोलते इससे पहले ही सुनिधि बोल उठी। सौरभ, दुकान पर फ़ोन कर दो कि तुम ज़रा देर से आओगे। मम्मी पापा कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है। अब ठीक ठीक सारी बात बताइए आप दोनों। झूठ बोलने की वजह क्या थी और ट्रेन में क्यों आए, प्लेन से क्यों नहीं? सौरभ ने थोड़ा गुस्सा करते हुए पूछा। अरे तू गुस्सा मत कर, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। ठीक है पापा, मान लेती हूँ, बस यही बात है। सौरभ के सर पर हाथ रख के कहिए। सुनिधि जिद पर अड़ गई। तभी दरवाजे पर फिर से घंटी बजी। इस बार राधा ही थी। उसने मम्मी पापा को नमस्ते किया। बड़े दिनों बाद आए अंकल आंटी जी। हाँ, वो बस ऐसे ही, फुर्सत नहीं मिलती। राधा, पहले लेफ्ट वाला रूम अच्छे से साफ कर दे, हम सब वहीं बैठेंगे, फिर तू बाकी काम कर लेना। और ज़रा प्लीज़ आज रसोई भी साफ कर देना। जी। थोड़ी ही देर में वो रूम साफ हो गया। सभी लोग उस रूम में जा बैठे। सुनिधि ने दरवाज़ा बंद कर एयर कंडीशन चालू कर दिया। वैसे भी गर्मियों के दिन थे। आराम से तकियों के सहारे बैठ जाइए दोनों। सुनिधि तो जैसे मम्मी पापा की क्लास लेने पर उतारू थी। बेटा, अब जाने भी थे। आप बता रहे हैं या मुंबई फ़ोन करूं? बता दीजिए ना, आज नहीं तो कल पता तो चल ही जाएगा इन्हें। ठीक है, पापा ने पैर फैलाते हुए कहना शुरू किया। कोई बड़ी बात तो है नहीं। हुआ यूं कि अब प्रदीप के बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके खर्चे भी बढ़ गए हैं, घर भी छोटा पड़ता है। उसके दोनों बेटों ने जिद पकड़ ली थी कि दोनों को अलग अलग कमरा चाहिए, तो मैंने और तेरी माँ ने छोटे वाले को अपना कमरा दे दिया और हाल में शिफ्ट हो गए। अब रोज़ कोई ना कोई आता ही रहता है घर में। घर है तो मेहमान तो आएंगे ही। तो प्रेरणा बहू बोली कि जब कोई आए तो आप सामने गार्डन में चले जाया करो, वो जाएंगे तो मैं बुलवा लूँगी। कुछ दिन की बात हो तो ठीक है, पर हर दूसरे तीसरे दिन यूँ घंटों गार्डन में बैठना, फिर डायबिटीज़ होने के बाद अब भूख भी बर्दाश्त नहीं होती। पापा कहते कहते रुक गए। आगे कहिए पापा। सुनिधि की आवाज़ में गुस्सा साफ महसूस किया जा सकता था। फिर 3 दिन पहले गार्डन में रात के 11 बज गए, कोई बुलाने नहीं आया, तो हम दोनों घर लौट आए। हमें देख प्रेरणा बहू को गुस्सा आ गया और मेहमानों के जाने के बाद बहुत चिल्लाई। तुम्हारे माँ बाप को बिल्कुल तमीज़ नहीं रही प्रदीप, जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं सठियाते जा रहे हैं। मेहमानों के सामने कैसे उज्जड़ गंवारों की तरह आ जाते हैं। प्रेरणा बहू वैसे तो शुरू से उन्हें पसंद नहीं करती, ये बात वो जानते थे, पर इस तरह उनकी बेइज्जती करेगी ये नहीं सोचा था। बहू, रात बहुत हो गई थी तो इन्हें दवा भी लेनी होती है, इसलिए हम चले आए। हमें लगा कि तुम शायद भूल गई हो हमें बुलाना, कमला देवी ने कहा। डायबिटीज़ ही तो है, कोई कैंसर तो नहीं, थोड़ा रुक तो सकते थे। एक तो इतना छोटा घर, ऊपर से इनकी मुसीबत। पता नहीं मेरे पापा को क्या सूझा जो इस घर में ब्याह दिया। प्रेरणा, तमीज़ में रहकर बात करो, मेरे मम्मी पापा हैं ये। तो आरती उतारूं क्या दिन रात? एक तो सारा दिन खटती रहती हूँ तुम सबकी देखभाल में, अब किसी को बुला भी नहीं सकती हूँ घर में। अब जगह कम है तो क्या करे? मम्मी पापा को उनका कमरा वापस कर दो, वो वहीं रहेंगे, तो तुम करना हाल में पार्टियाँ। अब जवान होते बच्चों की भी फिक्र नहीं तुम्हें प्रदीप? इतना ही है तो इन्हें अलग फ्लैट ले दो, नहीं तो मैं भी नहीं रहने वाली अब यहाँ। एक मैं ही रह गई हूँ ना बोझ उठाने को। नहीं नहीं बहू, तुम प्रदीप से झगड़ा मत करो, हम अपने गांव चले जाएंगे,
वहाँ अब भी घर है हमारा। मम्मी प्लीज़, ये तो पागल हो गई है, आप तो समझदारी से काम लीजिए। चलो सो जाओ सब। प्रेरणा पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। प्रदीप हाल में इधर उधर बिखरे ग्लास, प्लेटें और बर्तन उठाकर किचन में रखने लगा। खाना बाहर से मंगवाया गया था, वो भी पिज्ज़ा और पास्ता, जो हम दोनों ही नहीं खा पाते। उस रात दूध के साथ ही दवा ले ली। हम दोनों ने सोच लिया कि अब वहाँ नहीं रहना है, गांव चले जाएंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह ही प्रेरणा और प्रदीप के कमरे से झगड़े की आवाज़ें आने लगी। कुछ देर बाद प्रदीप बाहर निकला और बाहर चला गया। हर बार तो प्रदीप यहाँ आने की प्लेन की टिकट खुद बुक करवा देता था। इस बार उसके जाने के बाद हमने अपने बैग पैक किए और प्रेरणा से बोलाए कि हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ना उसने पूछा, ना हमने बताया। स्टेशन पहुंचकर तत्काल में जो सीट मिली हम उसी में आ गए। सोचा गांव जाने से पहले तुम सबको भी मिलते जाएं। कहते कहते पापा ने दुख भरी ठंडी सांस ली और आंखें बंद कर जब तकिए से सिर टिकाया तो आंसू की एक बूंद गाल पर छलक आई। सुनिधि तो यूं सकते में बैठी थी जैसे उसे बिजली ने करंट मार दिया हो। मम्मी पापा ने हमेशा प्रेरणा भाभी के साथ रहना ही पसंद किया। वो बड़ी थीं और उनकी शादी इसकी शादी से 10 बरस पहले हुई थी। कहीं बहू ये ना सोचे कि नई बहू के आते ही मम्मी पापा जिम्मेदारी से मुंह मोड़ गए। वो वहीं बनी रहीं। बच्चों की सारी जिम्मेदारियां भाभी ने इन पर ही छोड़ रखी थी। मम्मी खिलाती पिलाती और पापा स्कूल छोड़ आते और ले भी आते। प्रदीप भैया को अपनी दुकान से ही फुर्सत कहाँ मिलती थी कि वो घर के हालात पर नज़र रखें। और अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब भाभी को किसी की ज़रूरत नहीं रह गई। जब दिल करता कुछ ना कुछ बोल देती। प्रदीप को इन बातों का पता नहीं था। वो दुकान बंद कर थका हारा आता और खाना खाकर सो जाता। पर फिर भी सुनिधि का मन प्रदीप को निर्देश मानने से इनकार कर रहा था। सौरभ के तो होश उड़ गए। उसने तो इस बात की कभी कल्पना भी नहीं की थी। शादी से पहले भी वो दिल्ली में अकेला रहा करता था। मम्मी पापा प्रदीप भैया के बच्चों का मोह छोड़ ही नहीं सके थे। वही बच्चे बड़े होने पर भी अपनी माँ की गलत बातों का साथ देने लगे। वो बहुत दुखी हो गए थे। प्रदीप भैया की शादी के बाद ही गांव की सारी ज़मीन बेचकर पापा ने दोनों भाइयों को उनका हिस्सा बहुत पहले ही सौंप दिया था। प्रदीप भैया ने मुंबई के पास ही नवी मुंबई में एक घर और एक दुकान ले ली थी और वो वहीं बस गए, क्योंकि प्रेरणा भाभी मुंबई की थी। उनके पिता और भाई ने घर और दुकान लेने में उनकी बहुत मदद की। मम्मी और पापा भी वहीं रह रहे थे। सौरभ क्योंकि दिल्ली में ही शुरू से रहा था, उसका मन भी वहीं लगता था। वो वहीं बना रहा। आज मम्मी पापा के पास गांव के एक टूटे फूटे मकान के सिवा और कुछ नहीं था और रह गया था बस एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा जो पापा ने अपनी जड़ों की निशानी के तौर पर रख छोड़ा था। और अब क्या सोचा है पापा? सुनिधि ने पूछा। बस बेटा, अब गांव से बुलावा आ गया है, वहीं लौट जाएंगे। सही कह रहे हैं आप, गांव ही एक जगह बची है अब आपके लिए, सुनिधि ने कहा तो सौरभ ने हैरानी से चौंक कर उसे देखा। ये क्या बोल? वो कुछ कह पाता इससे पहले ही सुनिधि ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। सही कह रही हूँ मैं, इनका एक ही बेटा है प्रदीप और एक ही बहू है। ना तुम इनके बेटे ना मैं इनकी बहू। ऐसा मत बोलो बेटा। रहने दो पापा, अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये सब कब का हमें फ़ोन करके बता देते कि आपके साथ वहाँ ये सब हो रहा है। हम तो खुद से ही शर्मिंदा हैं बहू। तुम यहाँ अकेली सब संभालती रही और हम वहीं पड़े रहें। अब किस मुँह से कहते कि हमें वहाँ अब बोझ समझा जा रहा है? पापा, प्रेरणा भाभी की करनी वो जाने। अपने बच्चों के पालनहारों के साथ ऐसा व्यवहार करना पाप करने के समान है, वो भी माँ बाप के साथ। पर अब आप यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। पर बेटा, ये भी तो कोई बहुत बड़ा घर नहीं, जगह की कमी होगी, कमला देवी ने कहा। मैं भी कोई बड़े घर की बेटी नहीं हूँ माँ। हम चारों भाई बहन माँ बाबूजी दादा दादी के साथ बस 2 कमरों के घर में रहते थे। हमें कभी जगह की कमी नहीं हुई। मेहमानों के आने के बाद भी। और ये बहुत बड़ा घर है और आपका ही है, आपके बेटे की कमाई का है। मुझसे और बच्चों से पहले आपका हक है इस घर पर, इस परिवार पर। घर भले छोटा हो पर दिलों में जगह कम नहीं है माँ। जीती रहो। वो सुनिधि के सर पर हाथ रखती हुई बोली। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। नहीं मम्मी, बस ये नहीं चाहिए मुझे, सुनिधि उनके आंसू पोंछते हुए बोली। पापा और मम्मी के चेहरे पर एक प्यारा सा सुकून था
और सौरभ के भी। उसे आज अपनी पसंद पर नाज था। आखिर सुनिधि उसकी ही पसंद थी, जिससे उसने मम्मी पापा के मना करने पर भी उन्हें मना कर उससे शादी की थी। आप सब बातें करो, मैं नींबू पानी लाती हूँ। राधा का काम भी खत्म हो गया होगा। वो कमरे से बाहर गई तो पापा ने सौरभ से पूछा, सच में तुझे कोई तकलीफ तो नहीं होगी हमारे यहाँ रहने से? फिर से वही बात, मैं अभी सुनिधि को बताता हूँ कि आप क्या पूछ रहे हो। ओए रहने दे मेरे बाप, डांट खिलवाएगा क्या, गधा कहीं का। सौरभ और कमला देवी दोनों हंस दिए। थोड़ी ही देर में सुनिधि नींबू पानी ले आई। अच्छा सौरभ, बहुत टाइम हो गया, अब तुम दुकान जाओ। और हाँ सॉरी, आज इतनी जल्दी लंच नहीं बन सकेगा। आज खा लो तुम्हारे छोले भटूरे मज़े से, और हमारे लिए भी भिजवा देना, मम्मी पापा को बहुत पसंद है। ओके मल्लिका, जो हुकुम। शर्म करो, वो उसे आंखें दिखाती हुई बोली। सौरभ के जाने के बाद सुनिधि ने बाथरूम में 2 नए तौलिए और टूथपेस्ट, टूथब्रश सहित ज़रूरत का सारा सामान रख दिया। मम्मी पापा आप फ्रेश हो जाइए, फिर बातें करते हैं। तभी पापा का मोबाइल बजा। नंबर देखते ही उन्होंने सुनिधि की ओर देखा। प्रदीप भैया का है? सुनिधि के पूछने पर उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। लाइए मैं बात करती हूँ। नमस्ते भैया। कौन? सुनिधि। जीती रहो। शुक्र है मम्मी पापा वहीं हैं। कल से पापा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, बड़ी घबराहट हो रही थी। वो यहीं हैं और बिल्कुल ठीक हैं, आप चिंता ना करें भैया। दोनों बिना बताए चले आए। कल सुबह से 1 मिनट का चैन नहीं मिला, घंटों फ़ोन लगा ही नहीं, और जब लगा तो पापा उठाते नहीं। प्रदीप की आवाज़ से लग रहा था कि अभी रो पड़ेगा। अरे अरे भैया, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, अब लगेगा आपका फ़ोन। 1 मिनट रुकिए, मैं आपकी बात करवाती हूँ। मोबाइल को हाथ से दबा सुनिधि पापा से कहा, पापा आप और मम्मी भैया से बात कर लो, वो बहुत परेशान हैं। जो हुआ उसमें उनकी गलती नहीं, हाँ कमज़ोरी ज़रूर है। अब आपको कहीं जाना तो है नहीं, भैया से बात करने में क्या हर्ज है। वो उन्हें फ़ोन देती हुई बोली। हेलो हेलो पापा, पापा प्लीज़ आप लौट आइए, मैं प्लेन की टिकट भिजवाता हूँ। अब कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। नहीं बेटा, इतने बरस प्लेन में आते जाते रहे, इस बार ट्रेन में आए तो रास्ता देखा, बड़ा खूबसूरत सफ़र था। अब लौटना मुमकिन नहीं, तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो। सौरभ का भी तो हक है हम पर, और उसके बच्चों का भी। अभी वो छोटे हैं और हमारे पास कहानियाँ बहुत हैं, और किसे सुनाएंगे अपने बच्चों के सिवा। अब यही हमारा ठिकाना है, कभी मिलने का मन करे तो आ जाया करना। पापा। नहीं बेटा, ज़िद मत करना, लो मम्मी से बात करो। हेलो मम्मी। हाँ प्रदू, बेटा कैसा है, कुछ खाया कि नहीं सुबह से? मम्मी। अब प्रदीप खुद पर काबू नहीं कर सका और रो ही दिया। रो मत मेरे बच्चे, क्यों रो रहा है, जब दिल करे आके मिल जाना। रो के हमें कमज़ोर मत कर। क्या तू चाहता है कि तेरे मम्मी पापा अंदर ही अंदर रोज़ मरते रहें? नहीं मम्मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा, तू खुश रह, हम बिल्कुल ठीक हैं। क्या कोई रास्ता नहीं बचा मम्मी जिससे आप लौट आएँ? मैं लेने आता हूँ। प्रेरणा भी आके माफ़ी मांग लेगी। हम वहाँ से इसलिए नहीं आए कि हम माफ़ी मंगवाना चाहते थे, बस बहू से इतना कहना कि उम्र की रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता। और हाँ, एक बात और अपने पल्ले बांध लो, अपने बच्चों को सब कुछ देना, पर सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए। जीते जी अपना सब कुछ उनके हवाले मत करना। हम नहीं चाहते जो कुछ हमारे साथ हुआ वो तेरे और बहू के साथ हो। ठीक है बेटा, अब रखती हूँ फ़ोन। घर में सबको हमारा प्यार देना। तभी उन्हें प्रदीप भैया के रोने की आवाज़ आई, फिर भी उन्होंने दिल खड़ा करके फ़ोन रख दिया। इस बात को आज 12 साल गुजर गए। सुबह सुबह जब मम्मी पापा गार्डन में वॉक करने आए तो सुनिधि चाय ले आई। ये बच्चे नहीं उठे अभी? मम्मी आज रविवार है, आपके लाड ने बिगाड़ रखा है दोनों को। कल देर रात तक फिल्म देख रहे थे दोनों। कभी कभी फिल्म देखनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है, पापा ने कहा। नहीं, बुराई तो करेले का जूस छोड़ने में भी नहीं है पापा, ग्लास में चौथाई जूस छोड़ के गए हैं ये मम्मी। सुनिधि गुस्सा दिखाती हुई बोली। क्यों ऐसा करते हो? सुबह सुबह उठ के सबसे पहले तुम्हारे लिए जूस बनाती है और तुम पूरा पीते भी नहीं। कमला देवी अपने पति से झगड़ने लगी। अरे माताओं, गलती हो गई, आज के बाद नहीं होगी। पापा ने सरेंडर करना ही उचित समझा। उसी दिन दोपहर को प्रदीप और प्रेरणा यहाँ पहुँचे। मम्मी पापा, आपके पोते सरस के लिए लड़की देखी है, ये उसकी तस्वीर है। प्रदीप ने उन्हें तस्वीर दिखाते हुए कहा।
कैसी लगी? प्रेरणा ने पूछा। सूरत तो भगवान बनाता है बहू, और उसकी बनाई कोई भी चीज़ बदसूरत नहीं हो सकती। हाँ, उसके संस्कार कैसे हैं ये पता कर लेना। जी, कब की शादी तय की है? सुनिधि ने दोनों को शरबत देते हुए पूछा। बस अगले महीने की 10 तारीख को। लड़की वालों को जल्दी है। अच्छा है, तैयारी कर ली सारी? मैं अकेले क्या क्या करूं समझ नहीं आता। बाहर जाऊं तो घर में शादी के सामान का कौन ध्यान रखे, और घर में रहूं तो बाहर का काम कौन करे? ये तो है भाभी, इसलिए तो मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि वहाँ चलें। बस बैठे बैठे भी सामान पर नज़र रखेंगे तो बहुत सहारा हो जाएगा। छी, भाभी अभी भी नहीं सुधरी, अब भी अपने मतलब से ही आई हैं। सुनिधि के मन में कड़वाहट भर गई। प्रदीप भैया और मम्मी पापा एकदम चुप बैठे थे। भाभी, मम्मी पापा अपने मन के मालिक हैं, जहाँ जाना आना चाहें और जब चाहें। सुनिधि ने जवाब दिया। मेरे माँ बाप चौकीदार नहीं है प्रेरणा, मैं यहाँ तुम्हें साथ लेकर उन्हें शादी में सरस को आशीर्वाद देने के लिए बुलाने आया था। पर तुम तो बुलाओ ना अपनी उन सहेलियों को जिनके साथ किटी पार्टियाँ करती हो। उनका जब मन चाहेगा तब आएंगे, वो भी सुनिधि और सौरभ के साथ। समझी? प्रेरणा एकदम खामोश सी फर्श की ओर देखती रही। मम्मी पापा और सुनिधि आज बहुत खुश थे। देर से ही सही प्रदीप भैया में अपनी बात रखने की हिम्मत आ गई थी। दोस्तों, यह कहानी नहीं है, समाज का एक आईना है जिसमें बेटे बहू के दोनों पहलू को उजागर किया गया है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन उनको माँ बाप की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। हर बेटे बहू बुरे नहीं होते हैं, कुछ बेटे बहू के अंदर भी संस्कार होते हैं। यह बात भी बिल्कुल सच है कि अपने जीते जी कभी भी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को नहीं देनी चाहिए, चाहे वह कितना भी अच्छा बेटा हो, क्योंकि नीयत बदलते देर नहीं लगती है। और जिसके दिल में माता पिता के लिए प्रेम है, इज्जत है, वह बिना प्रॉपर्टी के भी अपने माँ बाप को अपने साथ रखेंगे और सम्मान देंगे। सभी बच्चों को अपने माँ बाप की ऐसे ही रिस्पेक्ट और आदर देनी चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।